तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास इस साल का बेस्ट एंड्रॉइड फोन है जिसका प्राइस है 1,30,000 रुपए, लेकिन आफ्टर ऑफर 1,20,000 रुपए का पड़ जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है क्या 1,20,000 रुपए में एक्चुअली बेस्ट एंड्रॉइड फोन है? इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैं इस फोन को जब से यूज कर रहा हूँ, जब से सेल पे आया था उस दिन से लेके अब तक मैंने इसे अच्छे से यूज करा है, काफी सारे फोनों के साथ कंपेयर करा है, तो काफी सारी चीजें बताने के लिए जिसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, और इस फोन को अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब बेस्ट एंड्रॉइड फोन को अगर आप यूज कर रहे हो, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। अभी इस साल जो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट करी है, चाहे ये हो या आईफोन हो, वो है भाई टाइटेनियम फ्रेम डाल दिया इन्होंने, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम हटा के, जिसकी एडवांटेज सीधी दिखती है, जब आप फोन को पकड़ते हो तो लाइट वेट फील होता है डे टू डे यूजेज में। इसके अलावा भाई मैंने कुछ ही दिन इसके अंदर कवर यूज करा, मैक्सिमम टाइम विदाउट कवर ये फोन यूज करा, और फ्रेम पे अभी तक एक सिंगल हेयरलाइन स्क्रैच नहीं आई है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली टाइटेनियम फ्रेम की काफी तगड़ी है, और इस फ्रेम को इस तरीके से मोल्ड करा गया है ना, मतलब इस फोन के अंदर फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन अभी तक मुझे महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले, काफी हद तक कर्व डिस्प्ले जैसा ही फील होता है। और यहाँ पर इसके कर्व की वजह से जो फ्रेम है भाई, जो ग्रिप है फोन की, वो भी काफी लाजवाब बनती है। एंड स्पेशली ये जो कलर है, ये मेरे को आईफोन से अच्छा लगा। बेशक ये ग्रे कलर है, बट ये ज्यादा गोल्ड फील होता है आईफोन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर फोन का फॉर्म फैक्टर अच्छा है, डिस्प्ले भाई शानदार लगती है, लेकिन इस फोन के अंदर जो मेरे को एक कमी लगी इन हैंड फील में, उसकी बात कर लेते हैं। जब भी आप फोन को इस तरीके से होल्ड करोगे, तो जब भी मूवी देखते हैं या गेम खेलते हैं, मैक्सिमम टाइम उसी सिचुएशन में ऐसे होल्ड किया जाता है, तो ये वाले जो कॉर्नर्स हैं वो चुभते हैं। इवन जब आप पॉकेट में फोन को रखोगे ना, उस टाइम पर भी ये कॉर्नर्स थोड़े से चुभते हैं, और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है, ये बेसिकली नोट सीरीज को एस सीरीज में ले आए, जिसके बाद ये कॉर्नर्स भी आ गए। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज नोट करी, मेरी यूनिट के अंदर ही पावर बटन का जो फीडबैक है ना, थोड़ा कम है। अगर मैं वॉल्यूम रोकर को प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पर अच्छा टैक्टाइल फीडबैक आ रहा है, लेकिन पावर ऑन ऑफ बटन के टाइम पे वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि बटन प्रेस ही नहीं हुआ। और डिस्प्ले इसकी मार्केट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है। एक तो बेजल चिन्ह भाई बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं और इवन कर दिए हैं, जिसकी वजह से काफी कम फील होते हैं। कंटेंट देखते टाइम फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलता है, और जो डिस्प्ले में जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट डिस्प्ले, उसके बाद भी भाई कर्व वाली फील आ रही है। बट इसके अलावा भी कुछ है जो सैमसंग ने मार्केट नहीं करा अच्छे से, और वो है भाई इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही कम मिलती है डिस्प्ले के अंदर। मतलब फोल्ड फोन के अंदर मैंने बताया था सैमसंग का फोल्ड सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन देता है डिस्प्ले में, लेकिन यहाँ पर जो एस सीरीज है ये वाली, भाई इसके अंदर रिफ्लेक्शन है ही नहीं। मानो आप फोन चला रहे हो, लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है, सनलाइट आ रही है, उस टाइम पे रिफ्लेक्शन को काफी हद तक कट कर देती है, और कलर्स काफी अच्छे निकाल के देती है वीडियोस के अंदर। तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी, और सैमसंग को इसे मार्केटिंग करना चाहिए था डेफिनेटली। हालांकि इस चीज का जो फायदा है ना, वो वही यूजर ले पाएंगे जो अपने फोनों पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगाते, क्योंकि स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो अगेन सेम मिलेगी जैसे कि आपको पुराने फोनों के अंदर मिलती है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट पे मैंने स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया, लेकिन नीचे लगाया। ऊपर कितनी डार्क है डिस्प्ले, लेकिन नीचे रिफ्लेक्शन हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो ये दिक्कत है। लेकिन सैमसंग का खुद का एंटी रिफ्लेक्शन स्क्रीन गार्ड आता है, जो कि प्री बुकिंग वालों को फ्री में मिले थे, मेरे फोन के साथ तो मिले हैं, जिसे लगाने के बाद दूसरे स्क्रीन गार्ड के कंपैरिजन में काफी कम रिफ्लेक्शन आता है फोन में। तो यहाँ पर कुछ अलग ही लाया सैमसंग, और काफी अच्छी चीज है, ऐसी चीज हमने किसी और फोन के अंदर नहीं देखी। इसके अलावा भाई डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस अच्छी है, आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करता है, और पोजीशन भी मैं कहूंगा कि बड़े फोन के हिसाब से काफी अच्छी रखी गई है। बाकी यहाँ पर इस फोन के अंदर इस बार जो AOD दिया है ना, आईफोन से काफी हद तक इंस्पायर है। जैसे कि एप्पल के अंदर क्या है कि वॉलपेपर डिम हो जाता है, और वही AOD है, तो यहाँ पर भी अब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट यहाँ पर आप थोड़ी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि आप चाहे तो बैकग्राउंड वॉलपेपर को रिमूव भी कर सकते हो सिर्फ, फिर ये टाइम आने वाला है, और अपनी फोटो भी लगा सकते हो जिसमें कि बैकग्राउंड उड़ जाएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एप्पल के अंदर AOD लगाने के बाद बहुत बैटरी कंजप्शन होती है, सैमसंग में भी क्या सेम होने वाला है? तो सैमसंग एक स्टेप आगे भाई, इसके अंदर आपको ऑटो AOD का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब जैसे आप उसे इनेबल कर दोगे और आपने फोन पॉकेट में रखा है, मतलब ऊपर वाला सेंसर कवर होगा, तो ये बंद हो जाएगा, जिससे कि बैटरी कंजप्शन बचेगी। और ऐसी कंडीशन भी बंद हो जाता है जैसे कि आप फोन टच नहीं कर रहे काफी टाइम तक और रूम में अंधेरा है, तो वहां पर भी ये बंद हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से नाइट में जब हम AOD ऑन रखते हैं तो बैटरी कंजप्शन बचा लेगा। बाकी आप इस फोन के अंदर OTT प्लेटफॉर्म पर HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। बट भाई जैसे कि OnePlus हो गया, आईफोन हो गया, इसके अंदर डॉल्बी विजन में भी कंटेंट स्ट्रीम करा जा सकता है, तो वो सर्टिफिकेशन अभी इसके पास नहीं है, तो ये वाली ताकत रह गई है बस। और इस फोन के स्पीकर्स भी अच्छे खासे लाउड है, मतलब आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में और कुछ सुनना चाहते हो तो भी ये अच्छे खासे आपको साउंड प्रोवाइड करा देंगे। इवन कॉल के टाइम पर भी इसकी साउंड काफी सही है। एंड 5G कनेक्टिविटी इस फोन की मेरे को ठीक लगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडोर भी अच्छी स्पीड मिलती है, आउटडोर भी अच्छा है। और जैसे कि पहले सैमसंग के फोनों के अंदर दिक्कत हुआ करती थी ना कि घर के अंदर आती कॉल नहीं लग रही, तो लास्ट सीरीज से ही हमने देखा है कि भाई अब वो वाली दिक्कत नहीं रही है जब से
स्नैपड्रैगन है और इस फोन के अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है, चाहे सेलुलर हो चाहे वाईफाई हो। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस करा और वो है इसकी परफॉर्मेंस। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो है, आपको पता ही होगा, हमने भाई आईफोन A17 Pro से कंपेयर करा था और ये काफी तगड़ा ऑप्टिमाइज है, यहाँ तक कि हीट कंट्रोल भी इसका बहुत सॉलिड था। बाकी भाई नॉर्मल यूजेज काफी अच्छे से हैंडल करता है, 120 हर्ट्ज बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर भाई जो इसका रैम मैनेजमेंट है मेरे को बहुत सही लगा, कोई भी दिक्कत नहीं लगी। इवन जो ऐप एनिमेशन है इन्होंने नए One UI के साथ काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। iOS की एनिमेशन को सीधा टक्कर देती है, हमने आपको इन दोनों के कंपैरिजन वीडियो के अंदर भी बताया था। नहीं चेकआउट करा तो आप पहले उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी AI फीचर मेरे को इस फोन के अंदर वही यूजफुल लगे जो कि मेरे को S24 के अंदर लगे थे, जैसे कि सर्कल टू सर्च। मेरे को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया, किसी की वीडियो फोटो में से मैं सर्कल घुमाऊंगा, बता देगा कहां मिलेगा और भाई इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। और इसी तरीके से मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो सैमसंग कीबोर्ड के अंदर टाइप करते हुए मैं उन्हें फिक्स कर सकता हूं। यहां तक कि मैं मैसेज के लिखने का तरीका भी चेंज कर सकता हूं कि मेरे को अपनी फैमिली को भेजना है, ऑफिस पर्सन को भेजना है, फ्रेंड्स को भेजना है। तो ये वाले फीचर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं। इवन गैलरी वाले फीचर्स ने मेरे को बहुत इंप्रेस करा है। ये बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट रिमूव वगैरह तो आपको पता ही होगा, लेकिन इससे भी हटके जो मेरे को अच्छा लगा फीचर वो यही है कि अगर आपकी फोटो ब्लर हो गई है तो आप बाद में उसे अनब्लर कर सकते हो। एंड इवन अगर आपकी फोटो के अंदर रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो एक टैप से आप रिफ्लेक्शन भी कट कर सकते हो। तो भाई ये जो है ना पोस्ट प्रोसेसिंग बाद में भी की जा सकती है इसके अंदर। और इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मतलब अगर आप इसके अंदर BGMI गेम प्ले करोगे ना तो स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन मिलता है और उसके अंदर जब गेम प्ले किया जाएगा तो 85 to 90 FPS कंटिन्यू मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं जब आप इंटेंस सिचुएशन के अंदर आते हो। यहाँ पर ये काफी अच्छे से गेम को हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी मैक्स सेटिंग्स में गेम प्ले करोगे, अल्ट्रा HD में अल्ट्रा में गेम प्ले किया जाएगा तो वहाँ 45 FPS मिलते हैं, जिसमें कि ये 40 FPS ही उठाता है लास्ट। और ये कंटिन्यू फ्रेम रेट्स हैं जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज्यादा हैवी ग्राफिक गेम पे जाते हो, जैसे कि जिंशन इम्पैक्ट हो गया, कार एक्स स्ट्रीट हो गया, उसमें लास्ट सेटिंग 60 FPS की मिलती है और उसके अंदर ये काफी अच्छे से फ्रेम्स को हैंडल करता है। अराउंड 55 FPS आपको मिल जाते हैं दोनों ही गेमों के अंदर और काफी कंसिस्टेंसी के साथ मिलते हैं। बाकी जब आप हैवी गेम प्ले करते हो तो उस टाइम पे फोन हल्का सा वार्म होने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी मेरे को मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं मिले हैं। और जब गेम प्ले करते हैं ना तो भाई फोन की डिस्प्ले तो बड़ी है, गेम प्ले करने में मजा आता है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स मैंने बताए थे ना ये थोड़े से निशान छोड़ देते हैं हमारे हाथों पे। और नए One UI के अपडेट में जो गेम बूस्टर है ना, इसमें मेरे को एक फीचर अच्छा लगा। आपके फोन के अंदर जितनी बैटरी बची है ना उसके हिसाब से ये बता देगा कि गेम कितने टाइम और चल सकता है। बाकी कैमरास पे चलें तो जो मेरी एक बड़ी शिकायत थी भाई फोन के साथ कि भाई लेंस स्विचिंग के टाइम पे जो एनिमेशन मिलती है वो बिल्कुल बेकार थी S23 Ultra तक। लेकिन S24 Ultra में एक तो 4K 60 FPS में भी आप लेंस स्विच कर सकते हो, 1x 2x 5x। और इसी के साथ जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ कर दी है, जैसे कि गूगल पिक्सल के अंदर मिलती है, आईफोन के अंदर मिलती है। तो ये भी एक मेजर इंप्रूवमेंट है जिसके कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर जो कैमराज हैं वो S23 Ultra के काफी लोगों को अभी भी अच्छे लग रहे हैं इसके कंपैरिजन में। और रीजन है कि ये अब थोड़े से व्हाइट टोन देता है और पहले वाले जो कैमराज थे वो वार्म टोन देता था और वार्म टोन मैक्सिमम लोगों को पसंद है। तो ये आपकी चॉइस है। बट मैंने जितने इसके फोन के कैमराज यूज करे हैं भाई वीडियो के लिए मैं कहूंगा कि कहीं कहीं पर लाइट कंट्रोल करना भूल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आप इसे बाय कर सकते हो। और 5x के अंदर भी आपको स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाती है हैंड हेल्ड। और फोटोज के अंदर लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस फोन का। एंड 5x पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छे से वर्क करता है। इंडोर फोटोज में मैंने देखा था जब आईफोन और इसका कंपेरिजन करा था, मैक्सिमम लोगों ने इसकी फोटो पिक करी थी, तो कुछ तो बात होगी। तो यहाँ पर भाई डेफिनेटली कैमराज अच्छे हैं एंड नाइट मोड में भी कैमराज अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे आप फ्रंट कैमरे पे आओगे तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग डे लाइट कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन जैसे आप एक्सट्रीम लाइट के अंदर लैंप के नीचे वीडियो रिकॉर्ड करोगे उस टाइम पे भी एक काफी कम लाइट कैप्चर करता है। और ये मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि S23 Ultra में अच्छी खासी ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड की जाती थी। मैंने जितने भी उस सेगमेंट के फोन से कंपेयर करा था, S23 Ultra सबसे अच्छी फ्रंट कैमरे में लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करता था और ये सबसे कमजोर करता है। तो भाई यहाँ पर अपडेट से सैमसंग को ये फिक्स करना होगा। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस फोटो के लिए ठीक है और डे लाइट कंडीशन में भी फोटोज काफी अच्छी निकल के आती है। तो फोटोज के लिए ठीक है, वीडियो के लिए ठीक है, बस वही है कि फ्रंट कैमरा लो लाइटिंग वीडियोज में इंप्रूवमेंट की अभी से जरूरत है। अब बात करें इसकी बैटरी की, इसमें 5000 mAh का बैटरी है विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग। अब देखो इसे 0 to 100 चार्ज करने जाओगे तो 1 घंटे 20 मिनट के अराउंड लग जाते हैं, लेकिन जितना मैं इसे यूज करता हूं मैं 20% से नीचे ले नहीं जाता और 80% के ऊपर चार्ज नहीं करता, जिससे कि बैटरी साइकिल हमारी सेफ रहती है और बैटरी के खराब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि 7 साल भी तो चलाना है फोन, 7 साल की OS अपडेट भी तो है।
खैर यहाँ पर सैमसंग हो या आईफोन हो भाई, दोनों के अंदर मैं जितनी बैटरी कंज्यूम करता हूँ 20 से 80% के बीच में रखता हूँ, तो 30 से 40 मिनट में सफिशिएंट चार्जिंग हो जाती है 80% के आसपास। क्योंकि आपको पता होगा आईफोन और सैमसंग में 80% तक जो स्पीड है चार्जिंग की वो काफी अच्छी रहती है, अराउंड 40 से 50 मिनट में 80% चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर चार्ज होने में 1 घंटा 50 मिनट ले लेता है, तो ये सीन है। तो मेरे हिसाब से चार्जिंग ठीक है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से देखोगे, जैसे OnePlus से कंपेयर करने बैठ जाऊं तो उसके हिसाब से डेफिनेटली स्लो लगने वाली है। और बैटरी बैकअप भी भाई इस फोन का मस्त है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आप फोन को कनेक्ट नहीं करके रखते कार से, गेमिंग से आपका कोई मतलब नहीं है, तो आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। लेकिन अगर आप गेमिंग भी करते हो तगड़ी और कार से भी कनेक्ट करके रखते हो फोन, बाकी नॉर्मल यूजेस तो है ही अपनी, तो उस सिचुएशन के अंदर ये 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीन ऑन टाइम मैंने जितना देखा 6 से 8 घंटे का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप इस फोन का सॉलिड है। तो ऑल ओवर भाई S23 अल्ट्रा कंपैरिजन में इस फोन के अंदर मेरे को मेजर इंप्रूवमेंट लगी है। परफॉर्मेंस में, इन हैंड फील में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। बस वही है कि कैमरा जो है वो 50-50 है। काफी लोगों को S23 अल्ट्रा कैमरा पसंद है और काफी को S24 अल्ट्रा का कैमरा पसंद है। आपको किसका कैमरा पसंद है ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस फोन के अंदर बस यही है कि एक फॉर्म फैक्टर को लेके थोड़ा सा आपकी चॉइस बदल सकती है और दूसरा कैमरा उसको लेके, बाकी पॉइंट्स तो मेरे को लगता है कि ये बहुत तगड़ी तरीके से ले जाता है। बैटरी बैकअप वगैरह सॉलिड है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप बताना अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFE अनबॉक्स गाइस। बाय।